सेंटेंस कंसिडर कीजिए, जैसे कि आई लव केमिस्ट्री। इस सेंटेंस के बेसिक यूनिट्स क्या हैं? जी हाँ, ये लेटर्स होंगे। लेकिन क्या सिर्फ लेटर्स को जोड़कर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना संभव है? बिल्कुल नहीं। लेटर्स वर्ड्स को बनाने के लिए साथ में आते हैं जो सेंटेंस बनाते हैं, है ना? तो अब हम कंपाउंड्स के केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। इससे हमारा क्या मतलब है? खैर, हम जानते हैं कि एक यूनिट बनाने के लिए एटम्स एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन में साथ आते हैं। कई ऐसे समान यूनिट्स मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं, है ना? तो हम इस यूनिट की बात करेंगे जो अलग एटम्स के साथ में आने से बनता है। ऐसे यूनिट को क्या कहा जाता है? जी हाँ, इसे मॉलिक्यूल कहा जाता है। और हम इसे कैसे डिफाइन करते हैं? मॉलिक्यूल्स एटम्स का एक ग्रुप है जो अट्रैक्टिव फोर्सेस के साथ केमिकली बॉन्डेड होते हैं। मॉलिक्यूल्स सबसे छोटे यूनिट्स होते हैं जिनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। एक सेकंड रुकिए, हम देख चुके हैं कि एटम्स सबसे छोटे यूनिट्स हैं, तो क्या ये दोनों सेम हैं? बिल्कुल नहीं। खैर, हम जानते हैं कि एटम्स सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं, लेकिन एटम्स नेचर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये दूसरे एटम से जुड़े होते हैं। ये 2 या 3 एटम्स के यूनिट नेचर में इंडिपेंडेंट रूप से एग्जिस्ट कर सकता है। और इस यूनिट को क्या कहा जाता है? जी हाँ, इसे मॉलिक्यूल कहा जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स सबसे छोटे यूनिट्स हैं। मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। अब क्या आप हमें बता सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स में सेम तरह के एटम्स साथ आते हैं या अलग तरह के एटम्स साथ आते हैं? खैर, ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि वो मॉलिक्यूल एलिमेंट को बिलोंग करता है या कंपाउंड को बिलोंग करता है। तो क्या हम ये कह रहे हैं कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दोनों में मॉलिक्यूल्स हैं? जी बिल्कुल। उस सेंटेंस में जो हमने देखा, लेटर्स साथ में मिलकर वर्ड्स बनाते हैं जो आगे चलकर सेंटेंसेस बनाते हैं। उसी तरह एटम्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और मॉलिक्यूल्स एलिमेंट्स और कंपाउंड्स बनाते हैं। चलिए अब देखते हैं कि कैसे मॉलिक्यूल्स एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में एग्जिस्ट करते हैं। चलिए पहले एलिमेंट्स से शुरू करते हैं। शुरुआत करने के लिए हम आसान से एलिमेंट्स जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम लेते हैं। हम देख सकते हैं कि इनके सिंबल्स H2 और He हैं। क्या आप बता सकते हैं कि हाइड्रोजन को 2 के साथ और हीलियम को अकेले क्यों लिखा जाता है? खैर, इनका आंसर इनके एटॉमिक एग्जिस्टेंस में है। एक मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स की मात्रा को मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी कहते हैं। जी हाँ, एक मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी उसमें मौजूद टोटल एटम्स की मात्रा होती है। कुछ एलिमेंट्स के केस में, जैसे कि हीलियम, हम देखते हैं कि एटम्स अकेले ही एग्जिस्ट करते हैं। जी हाँ, सिर्फ एक एटम दूसरे हीलियम एटम्स के साथ केमिकल बॉन्ड बनाए बिना भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। इसी कारण से हम देखते हैं कि हीलियम मॉलिक्यूल्स सिर्फ एक एटम से बने होते हैं। ऐसे केस को मोनो एटॉमिक स्टेट कहते हैं। यहाँ मोनो का मतलब है 1 और एटॉमिक एटम्स की मात्रा है। दूसरे मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स के एग्जाम्पल्स हैं आर्गन, नियॉन इत्यादि। अब हाइड्रोजन के केस का क्या? जी हाँ, क्योंकि यहाँ एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, इस केस को डायटॉमिक कहा जाता है। इसका मतलब एक मॉलिक्यूल 2 समान एटम से बना है। इस केस में हमें 2 हाइड्रोजन एटम्स मिलते हैं। उसी तरह हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन एक डायटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है, यानी कि O2। कभी कभी एक ओजोन का मॉलिक्यूल देने के लिए ऑक्सीजन के 3 एटम्स भी कंबाइन हो सकते हैं और ऐसे मॉलिक्यूल्स को ट्राइएटॉमिक कहते हैं। अब एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स में निश्चित रूप से सेम एटम्स होंगे, लेकिन उस केस में क्या होता है जिस केस में मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स बनाते हैं। चलिए मॉलिक्यूल्स जो कंपाउंड्स बनाते हैं उनकी एटॉमिसिटी को अगले वीडियो में देखते हैं। पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे मॉलिक्यूल्स एक एलिमेंट में मौजूद होते हैं। चलिए अब देखते हैं कि कैसे मॉलिक्यूल्स एक कंपाउंड में मौजूद होते हैं। उससे पहले क्या आप बता सकते हैं कि एक कंपाउंड एग्जैक्टली होता क्या है? जी हाँ, ये 2 या उससे ज्यादा एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है और ये कॉम्बिनेशन एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अलग अलग एटम्स जो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं वो हमेशा एक कंपाउंड में फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही रहेंगे? जी बिल्कुल। चलिए इसे एक आसान एग्जांपल से समझते हैं। वाटर एक कंपाउंड है जिसे H2O से रिप्रेजेंट किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO और अमोनिया NH3 है। अब वाटर के केस में एक वाटर मॉलिक्यूल H2O से रिप्रेजेंट किया जाता है।
तो क्या हम कह सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन एटम्स और 1 ऑक्सीजन एटम साथ आकर हमें वाटर का एक मॉलिक्यूल देते हैं? जी हाँ, सिर्फ ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स का कॉम्बिनेशन ही हमें वाटर देता है। ये रेशियो हमेशा 2:1 होगा। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स दूसरे कॉम्बिनेशन में होंगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल नहीं देगा। उसी तरह एक कार्बन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम्स मिलकर हमें एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल देते हैं। दूसरी तरफ कार्बन मोनोऑक्साइड के हर मॉलिक्यूल में एक कार्बन एटम और एक ऑक्सीजन एटम होगा और अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में एक नाइट्रोजन एटम और 3 हाइड्रोजन एटम्स होंगे। चलिए इसे आसान तरीके से समझते हैं। हर कंपाउंड मॉलिक्यूल्स से बना हुआ है। मॉलिक्यूल्स बनाने वाले अलग अलग एटम्स हमेशा एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो यहाँ देखा गया है वो चार्ज स्पीशीज का है। अब ये क्या होगा? खैर, एटम्स या तो पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं या नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। ये क्यों चार्ज्ड होते हैं इसे हम बाद में सीखेंगे। अभी डिस्कशन का जो हमारा मेजर टॉपिक है वो चार्ज्ड स्पीशीज का कॉन्सेप्ट है। ये क्या है? एक एटम या कई एटम्स का ग्रुप जब चार्ज्ड होते हैं उन्हें आयंस कहते हैं। एक पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन को कैटायन कहते हैं और एक नेगेटिवली चार्ज्ड आयन को एनायन कहते हैं। क्या होगा अगर कैटायंस और एनायंस एक दूसरे के पास आ जाएं? नेचर के लॉ से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और बॉन्ड फॉर्म करेंगे। इस बॉन्डिंग से एक मॉलिक्यूल बनता है और इससे क्या होगा? जी हाँ, जब बहुत से ऐसे समान मॉलिक्यूल्स एक साथ आते हैं तो ये एक कंपाउंड बनाते हैं। क्या हमारे पास कोई एग्जाम्पल है? सबसे आसान एग्जाम्पल कॉमन सॉल्ट है। जी हाँ, सोडियम क्लोराइड जिसे हम NaCl भी कहते हैं एक कंपाउंड है जो बॉन्डिंग की वजह से बना है। जब पॉजिटिवली चार्ज्ड सोडियम कैटायंस और नेगेटिवली चार्ज्ड क्लोरीन एनायंस एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होते हैं तो ये एक बहुत ही मजबूत बॉन्ड बनाते हैं और ये हमें NaCl देता है। आमतौर पर ऐसे मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन होने पर उस पर नेट चार्ज न्यूट्रल होता है। क्या हमारे पास कोई दूसरा एग्जाम्पल है? खैर, अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं जो कि H2SO4 है तो इस कंपाउंड में हर मॉलिक्यूल न्यूट्रल होगा। यहाँ कोई चार्ज इसलिए नहीं है क्योंकि सभी एटम्स मिलकर एक न्यूट्रल कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन अगर हम इसमें से एक हाइड्रोजन का एटम निकालते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूल पर एक चार्ज बचता है। एक हाइड्रोजन कैटायन जब निकाला जाता है तो हमारे पास एक हाइड्रोजन सल्फेट एनायन बचता है जो जाहिर है कि नेगेटिवली चार्ज्ड होगा। एटम्स के ऐसे ग्रुप्स जो उन पर चार्ज कैरी करते हैं उन्हें पॉली एटॉमिक आयंस कहा जाता है। जैसे कि नाम सुझाता है, पॉली का मतलब बहुत होता है और एटॉमिक का मतलब एटम से बना हुआ होता है और आयंस का मतलब चार्ज्ड होता है। तो ये एक यूनिट है जिसमें बहुत सारे एटम्स हैं और ये चार्ज कैरी करते हैं। ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है लेकिन न्यूट्रल नहीं होगा। हमने अभी मॉलिक्यूल्स जो कंपाउंड्स बनाते हैं उसके बारे में सीखा। अब हमें आगे बढ़ते हुए ये सीखना है कि ये केमिकल फॉर्मूले कैसे बनते हैं। रुकिए, ये केमिकल फॉर्मूले क्या है? सरल शब्दों में ये एक पर्टिकुलर कंपाउंड में किस एलिमेंट के कितने एटम्स मौजूद हैं उसकी रिप्रेजेंटेशन है। हम आमतौर पर H2O कहते हैं, लेकिन हमें ये कैसे पता कि एक वाटर के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम्स और 1 ऑक्सीजन एटम होते हैं? आगे आने वाले वीडियोस में हम समझेंगे कि कैसे हम कई कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूले बना सकते हैं। कॉमन सॉल्ट हमारे यूज में आने वाले बहुत सारे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है। केमिस्ट्री में भी रिएक्शंस को समझने के लिए इसे कई एक्सपेरिमेंट्स में यूज किया जाता है, लेकिन केमिस्ट्री में हम इसे कॉमन सॉल्ट नहीं कहते। इसका एक केमिकल नाम है जो है सोडियम क्लोराइड। और इसे कैसे लिखते हैं? इसे ऐसे लिखते हैं NaCl। इसी तरह दूसरे एलिमेंट्स के भी सिंबल्स होते हैं। किसी किसी सिंबल्स में नंबर्स भी होते हैं, जैसे कि CO2, H2SO4, H2S, Al2O3 और इत्यादि। लेकिन क्या आपने सोचा है कि कंपाउंड्स को ऐसे क्यों लिखा जाता है? हम NaCl के बजाय ClNa क्यों नहीं लिखते? हम कंपाउंड्स में कोई भी रैंडम नंबर क्यों नहीं लिख सकते? जैसे कि CO2 की बजाय C5O या H2SO4 की बजाय H4S2O। आप कहेंगे कि ये कन्वेंशंस हैं। आप सही कह रहे हैं, लेकिन केमिस्ट्री में कन्वेंशंस भी कुछ रूल्स से बनते हैं। तो चलिए कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूले कैसे लिखते हैं इसके रूल्स समझते हैं। लेकिन उससे पहले क्या आप बता सकते हैं कि आखिर एक केमिकल फॉर्मूला होता क्या है?
आसान शब्दों में केमिकल फॉर्मूला एक कंपाउंड के कॉम्पोजिशन की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। घबराइए नहीं, हम इस डेफिनेशन को अच्छे से समझेंगे। एटम्स को रिप्रेजेंट करने वाले सिंबल्स को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है, और कॉम्पोजिशन का मतलब है कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं। तो H2O का मतलब वाटर के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का एक एटम है और हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि अगर यहाँ ऑक्सीजन का एक एटम है तो इसके साथ हाइड्रोजन के 2 एटम्स क्यों जुड़ रहे हैं? ऐसे बहुत से कंपाउंड्स हैं जिनमें अलग अलग मात्रा में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। तो ये कैसे डिसाइड होता है? जी हाँ, बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेने वाले एटम्स की वैलेंसी से ये डिसाइड होता है। लेकिन वैलेंसी का क्या मतलब होता है? ये एटम्स की कंबाइन होने की क्षमता होती है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स की वो मात्रा है जो एलिमेंट्स के एटम्स दे सकते हैं, ले सकते हैं या फिर आपस में शेयर कर सकते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल के इस एग्जांपल में हमें पता है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है और हाइड्रोजन की 1। इसका मतलब हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और ऑक्सीजन को 2। इसी कारण इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बॉन्ड बनते हैं। जैसे एक ऑक्सीजन एटम 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ बॉन्ड होता है। इस तरह एक कंपाउंड बनाने के लिए वैलेंसी काम करती है। क्या वैलेंसीज को याद रखना ही काफी है? नहीं, वैलेंसीज के साथ हमें कई जरूरी रूल्स हैं जो ध्यान में रखने होंगे। चलिए इसे समझने के लिए फिर से कॉमन सॉल्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। इसे हम सोडियम क्लोराइड या NaCl ऐसे ही क्यों लिखते हैं? क्लोराइड सोडियम या Cl Na क्यों नहीं? ये हमें पहला रूल सिखाता है। पहला रूल कहता है कि एक मेटल और एक नॉन मेटल से बने कंपाउंड में मेटल कंपोनेंट को हमेशा पहले लिखते हैं और नॉन मेटल कंपोनेंट को बाद में लिखते हैं। इस कॉम्बिनेशन में सोडियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल, इसलिए इस कंपाउंड को सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, न कि क्लोराइड सोडियम। चलिए इसे समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक कंपाउंड है जो मेटल आयन और नॉन मेटल सल्फर से बना है। जी हाँ, यह है आयन सल्फाइड, जिसे FeS लिखा जाता है। पहले मेटल लिखते हैं और फिर नॉन मेटल। तो ये पहले रूल के बारे में था। अगले भाग में हम केमिकल फॉर्मूले को लिखने के लिए सेकंड रूल के बारे में देखेंगे। केमिकल फॉर्मूले को लिखने के लिए पहले रूल को देख चुके हैं। एक कंपाउंड अगर मेटल और नॉन मेटल से बना हो तो हम पहले मेटल कंपोनेंट को लिखेंगे और फिर नॉन मेटल कंपोनेंट को लिखेंगे। इस तरह हमें NaCl या FeS मिलते हैं। चलिए अब दूसरा रूल समझते हैं। जैसे हमारा पहले रूल मेटल्स और नॉन मेटल से बने कंपाउंड्स के लिए था, उसी तरह दूसरा रूल पॉलीएटॉमिक आयंस से बने कंपाउंड्स के लिए है। लेकिन पॉलीएटॉमिक आयंस का क्या मतलब होता है? जी हाँ, हमने पहले ही देखा है कि पॉलीएटॉमिक आयंस वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें चार्ज्ड एटम्स होते हैं। क्योंकि ये चार्ज्ड हैं, हम इन्हें आयंस कहते हैं, और क्योंकि इनमें कई एटम्स होते हैं, इन्हें पॉलीएटॉमिक यूनिट कहा जाता है। दूसरा रूल ये कहता है कि जब एक कंपाउंड में पॉलीएटॉमिक आयंस हों तो उन्हें ब्रैकेट्स की मदद से रिप्रेजेंट किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर OH एक पॉलीएटॉमिक आयन है, उस पर नेगेटिव चार्ज है। जब ये आयरन के साथ कंबाइन होता है तो हमें कंपाउंड के रूप में आयरन हाइड्रोक्साइड मिलता है। अब ये कंपाउंड कैसे बनेगा? चलिए पहले वैलेंसीज को देखते हैं। हम जानते हैं कि दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोक्सिल आयन एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसलिए इसकी वैलेंसी 1 है। हम जानते हैं कि आयन की वैलेंसी 2 है। इसका मतलब आयन अपने सबसे बाहरी शेल से 2 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, लेकिन हाइड्रोक्सिल आयन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि आयन के एक एटम से जुड़ने के लिए हमें OH के 2 यूनिट्स चाहिए? जी बिल्कुल। यही कारण है कि कंपाउंड फेरस हाइड्रोक्साइड बनने के लिए एक आयन का एटम और 2 हाइड्रोक्सिल यूनिट्स की जरूरत होती है। तो रूल के हिसाब से हम फॉर्मूले को Fe(OH) 2 ऐसे लिखेंगे। और हमने OH को ब्रैकेट्स में क्यों लिखा? सिंपल, वो इसलिए क्योंकि वो पॉलीएटॉमिक आयन है और 2 OH आयंस की जरूरत होती है कंपाउंड बनाने के लिए। अब क्या होगा अगर सिर्फ एक पॉलीएटॉमिक आयन की जरूरत हो? ऐसे केस में हम आयन को ब्रैकेट्स में नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब OH सोडियम के साथ जुड़ता है तो वो NaOH बनाता है और इसमें OH को ब्रैकेट में नहीं लिखा जाता। तो ये रूल कंपाउंड्स के लिए था जिनमें पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं। चलिए अब जनरल कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं। हम अगले वीडियो में
केमिकल फॉर्मूले को लिखने के लिए आखिरी रूल को देखेंगे जो वैलेंसी के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। कंपाउंड्स जिनमें पॉलीएटॉमिक आयंस और मेटल और नॉन मेटल कॉम्बिनेशन होता है, उनके केमिकल फॉर्मूले कैसे लिख सकते हैं। चलिए अब हम एक आखिरी रूल को देखते हैं जो वैलेंसी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, किसी भी एटम की वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स की वो संख्या है जो एटम्स के बीच दी, ली या शेयर की जा सकती है। शॉर्ट में एटम की जुड़ने की कैपेसिटी को वैलेंसी कहा जाता है। तीसरा रूल ये कहता है कि वैलेंसीज के आधार पर एक पूरे मॉलिक्यूल पर नेट चार्ज बैलेंस्ड होना चाहिए। और हम इसे कैसे समझ सकते हैं? चलिए वाटर मॉलिक्यूल H2O का एक आसान एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ हर एक की वैलेंसी क्या है? ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, लेकिन हाइड्रोजन की 1 है। हम ये जानते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल कैसे बनता है। इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने के लिए ऑक्सीजन के एक एटम को हाइड्रोजन के 2 एटम्स की जरूरत होती है। अगर हम वाटर मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को देखें तो हम देख सकते हैं कि एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं। इसका मतलब कि ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के ऑर्बिट में एक राउंड के लिए घूमेगा और फिर ऑक्सीजन एटम के आखिरी ऑर्बिट में घूमते हुए हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाएगा। ये सेम चीज सेकंड हाइड्रोजन एटम के लिए दूसरे साइड भी होगी। इसका मतलब कि पूरे वाटर मॉलिक्यूल में दोनों हाइड्रोजन एटम्स को स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा करने के लिए एक चांस मिलेगा। दूसरे राउंड में अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए ऑक्सीजन को एक चांस मिलेगा। अब सोचिए अगर इस यूनिट में से हम एक हाइड्रोजन एटम निकाल दें। जैसे कि हम देख सकते हैं कि स्टेबल स्टेट हासिल करने के लिए हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। खैर, जब बात ऑक्सीजन की आती है तो कहानी कुछ अलग है। हाइड्रोजन से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ऑर्बिट में एंटर करने पर आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स कर देता है। ये 2 चीजें बताता है। पहला कि ऑक्सीजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए अभी भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। दूसरा, ऑक्सीजन एटम के पास उसके रेगुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तुलना में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। आमतौर पर ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, लेकिन अब इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये एटम को एक नेगेटिव चार्ज देता है। इसी कारण से अगर हम वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन का एक एटम निकाल देते हैं तो हमें हाइड्रोक्सिल यूनिट पर एक नेगेटिव चार्ज मिलता है और यूनिट की एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी ये बताती है कि वो स्टेबल नहीं है और स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। इसका मतलब कि एक स्टेबल वाटर मॉलिक्यूल पाने के लिए उस पर चार्जेस बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन का एक एटम और हाइड्रोजन के 2 एटम्स का होना जरूरी है। सिर्फ तभी मॉलिक्यूल पर जो नेट चार्ज है वो 0 हो जाता है। इस तरह से तीसरा रूल वैलेंसी के आधार पर कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूले को तैयार करने में मदद करता है। अगले लेसन में हम तीनों रूल्स को यूज करके कुछ परिचित कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूले लिखेंगे। के केमिकल फॉर्मूले लिखने के लिए कुछ रूल्स सीख चुके हैं। एक्चुअल फॉर्मूले लिखने से पहले चलिए उन रूल्स को फिर से देख लेते हैं। पहले रूल के अनुसार एक कंपाउंड अगर मेटल और नॉन मेटल से बना हो तो हम पहले मेटल कंपोनेंट को लिखेंगे और फिर नॉन मेटल कंपोनेंट को लिखेंगे। दूसरा रूल ये कहता है कि जब एक कंपाउंड में पॉलीएटॉमिक आयंस हो तो उन्हें ब्रैकेट्स की मदद से रिप्रेजेंट किया जाता है। और आखिरी रूल ये कहता है कि वैलेंसीज के अनुसार एक मॉलिक्यूल पर नेट चार्ज हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए। जी, ये 3 बेसिक रूल्स थे। केमिकल फॉर्मूले लिखने के लिए चलिए एलिमेंट्स की वैलेंसीज के चार्ट को तैयार रखते हैं। हम यहाँ कुछ जरूरी एलिमेंट्स की वैलेंसीज देख सकते हैं। अब जब हम रूल्स और एलिमेंट्स की वैलेंसीज से वाकिफ हैं, चलिए कुछ कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूले लिखने की कोशिश करते हैं। चलिए हम कुछ आसान कंपाउंड से शुरू करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड। पहले हम दोनों एलिमेंट्स के सिंबल्स लिखेंगे और फिर उनकी वैलेंसीज। हाइड्रोजन का सिंबल H है और क्लोरीन का Cl। और इनकी वैलेंसीज क्या है? हमारे चार्ट के अनुसार दोनों की वैलेंसी 1 है। दोनों में एक इलेक्ट्रॉन हासिल करने की क्षमता है। इसका मतलब एक हाइड्रोजन एटम एक क्लोरीन एटम के साथ बॉन्ड होगा। क्या यह सही है? जी बिल्कुल। इसलिए हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला HCl होगा। यहाँ हमें इसे H1Cl1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसे हमें बस HCl लिखना होगा। इसी तरह चलिए एक और आसान कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड। चलिए पहले दोनों एलिमेंट्स के सिंबल लिखते हैं और फिर उनकी वैलेंसीज लिखेंगे।
क्या हम यहाँ HS लिख सकते हैं? जी नहीं, ये गलत होगा। ये इसलिए क्योंकि इनकी वैलेंसी सेम नहीं है। सल्फर की वैलेंसी 2 है, उसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, लेकिन हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, उसे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो ये हमें संकेत देता है कि दोनों एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे। क्योंकि हाइड्रोजन एटम सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये लाजमी है कि बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ 2 हाइड्रोजन एटम्स की जरूरत होगी। और ऐसा क्यों? क्योंकि सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, उसकी वैलेंसी 2 है। तो वैलेंसीज को बैलेंस करने के लिए 2 हाइड्रोजन एटम्स को बॉन्ड होना होगा एक सल्फर एटम के साथ, ताकि मॉलिक्यूल पर कोई नेट चार्ज ना हो। इसलिए हमें हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला H2S मिलता है। इसी तरह आने वाले वीडियोस में हम और भी कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूले देखेंगे।